अब देखिए, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध भयंकर हो गया है। अब दोनों देश खुलकर युद्ध का ऐलान करके मैदान में उतर चुके हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। कल पूरे दिन ईरान ने इजराइल के शहरों पर मिसाइल हमले किए और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी कर दी। इजरायली सेना ने ईरान के अरक, बुशर, इस्फहान, करज, शिराज, मशहद, करमनशाह, तेहरान, कराज और नातांज में मिसाइलें हमले किए हैं। आईडीएफ के मुताबिक इन ठिकानों पर ईरान के परमाणु बम और अन्य हथियार मौजूद थे। आईडीएफ का देखिए, ये जो इजराइल की सेना है, आईडीएफ का कहना है, इजरायली डिफेंस फोर्स का, कि उन्होंने इन ठिकानों को इसलिए टारगेट किया क्योंकि यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और रडार्स का प्रोडक्शन होता था। इजरायली सेना ने यह भी साफ किया कि उनके हमले ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के जितने भी जो मिलिट्री ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है। उसने अपने हमलों में जुड़े वीडियोस भी जारी किए। इजराइल ने करमनशाह में ईरान के एक सैन्य बेस पर हमला करके 5 अटैक हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया। इजराइल के 60 फाइटर जेट्स ने रात में ईरान के 12 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने ईरान की एक समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटी अरक पर हमला किया। ये ईरान का एक इनएक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट था। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान इसको दोबारा एक्टिव करके परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। इस रिएक्टर को दोबारा चालू करके ईरान इसके जरिए परमाणु बम बनाने के लिए जो प्लूटोनियम है, जरूरी प्लूटोनियम, वो इकट्ठा कर रहा था। अब तस्वीरें तो गवाही दे ही देती हैं। इजराइल बार बार अपने बयानों में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि ईरान के हमले इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हो रहे हैं। इजराइल इन हमलों को वॉर क्राइम बताकर पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ बनाने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। और इसकी वजह यह है कि कल ईरान ने इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए। रातों रात ऐसा लगा जैसे इजराइल के आसमान में गोला बारूद बरस रहा हो। इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। और आज सबसे बड़ी बात यही है कि ना इजराइल ना अमेरिका ईरान को हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि आज अगर इजराइल में एक अस्पताल को उड़ाने में कामयाब हो रहा है ईरान, तो ये बड़े संकेत हैं उसकी ताकत के। सोशल मीडिया पर ईरान की एक मिसाइल की बहुत चर्चा हो रही है। इसकी इन तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। ये मिसाइल ईरान की तरफ से फायर की गई थी। आसमान में ये मिसाइल किसी धूमकेतु की तरह नजर आ रही है। ये देखिए, ये जो शेप है उसका। आपको बता दें कि ईरान की एक घातक मिसाइल है जिसका नाम है सेज्जिल। ईरान ने कल पहली बार सेज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। ये ईरान की न्यू जनरेशन मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया था। ईरान की सेज्जिल मिसाइल न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 700 किलो तक बारूद ले जा सकती है। ये मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। रेंज 2000 किलोमीटर, यानी ईरान इस मिसाइल से 10 मिनट में इजराइल के किसी भी टारगेट पर हमला कर सकता है। इस तरह की मिसाइलों से हुए हमले कल इजराइल को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इजराइल के आयरन डोम ने लगभग 90% मिसाइल हमलों को तो नाकाम कर दिया, लेकिन ईरान की कुछ मिसाइलों ने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरान ने सुबह सुबह इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। इन हमलों में इजराइल बेयरशेबा में सोरोका अस्पताल को बहुत नुकसान पहुंचा है। उसकी तस्वीरें जो अब भी आ रही हैं वो लोगों को हैरान कर रही है। इसके अलावा देखिए, तेल अवीव हो, यरूशलेम, रामतगन, होलोन, इन तमाम जगहों पर मिसाइली हमले हुए हैं। ये आपको पूरा का पूरा इजराइल दिख रहा है जहां पर ये हमले हुए। ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव में ही करीब 6 धमाके सुने गए। दावा किया गया कि इन हमलों में रिहायशी इमारतों को टारगेट किया गया था। ईरान की मिसाइलों के टारगेट पर इजराइल की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग भी थी। ये तस्वीरें उसी स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग की हैं। इसकी तबाही देखकर आप समझ सकते हैं कि हमला कितना भयानक रहा होगा। इजराइल के बेयरशेबा, जहां के एक अस्पताल पर हमला हुआ है जिसमें करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। इस हमले को इजराइल ने वॉर क्राइम बताया। इजराइल ने ईरान पर आम नागरिकों को टारगेट करने का आरोप लगाया। इजराइल का कहना है कि ईरान ने अस्पताल पर हमला करके युद्ध अपराध किया है और इसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। अस्पताल पर हुए हमले की ये तस्वीरें बहुत डरावनी है। इस हमले के बाद पूरे अस्पताल में
कहीं पर आग के शोले, कहीं पर भगदड़। तो ये दृढ़ संकल्प दिखाता है इजराइल का। जिस अंदाज में बात आपने सुनी जनरल की अस्पताल पर हुए हमले को लेकर ईरान ने अपनी सफाई पेश की है। उसका दावा है कि ईरान के निशाने पर अस्पताल नहीं था, बल्कि अस्पताल के पास मौजूद इजरायली सेना का सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स फॉर कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस का दफ्तर था। उसको टारगेट करने की वजह से उसका थोड़ा बहुत असर अस्पताल पर हुआ। इजराइल ने इस दावे को खारिज किया है और तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। अब देखिए, इजराइल ने दावे को खारिज करते हुए बदले की धमकी दे दी है। युद्ध के 7वें दिन दोनों देशों के बीच जंग कितनी भयानक हो रही है, इस पर हम आपको अपनी एक रिपोर्ट जरा दिखाना चाहते हैं। चिंता की बात अब क्या है? नेतन्याहू और खामेनेई, क्या ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई है? अभी तक तो ये जंग सिर्फ दो देशों के बीच चल रही है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर इजराइल युद्ध लड़ रहा है उस पर अमेरिका भी उसके साथ है। ये दोनों देश किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट का एक देश परमाणु हथियार से संपन्न देश बन जाए, क्योंकि देखिए, अभी तक इस्लामिक देशों में अगर आप देखेंगे, मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान है जो न्यूक्लियर पावर संपन्न देश है। ऐसे में कोई नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब हो, कतार हो, जितने वहां कर मुस्लिम देश हैं, यूएई हैं, इनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन वहां पर एक होड़ मच जाएगी इसके बाद, और ये पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तबाही मचा सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका किसी भी समय इस युद्ध में अब घुस सकता है, क्योंकि उसे ईरान के न्यूक्लियर क्षमता को हर हाल में रोकना है। अब इजराइल की मदद करना अमेरिका की मजबूरी भी है। अगर ईरान ने अपने हमलों से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और परमाणु बम बनाने की कोशिशें बंद नहीं की, तो अमेरिका जंग में उतर जाएगा। इजराइल ने अभी तक जितने भी हमले किए हैं वो ज्यादातर ईरान के परमाणु ठिकानों पर ही किए हैं। पूरी लिस्ट देख लीजिए। इसमें भी अभी तक फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला करने में वो सफल नहीं हुआ है। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ही अमेरिका और इजराइल की नजर में खटक रहा है। सबसे बड़ा प्लांट यही है। माना जा रहा है कि यहीं पर जल्द से जल्द वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की करीब पहुंच चुके थे। इजराइल और अमेरिका के लिए फोर्डो को तबाह करना बड़ा चैलेंज है, जरूरी है, क्योंकि इसे नष्ट किए बगैर ईरान के परमाणु शक्ति को छीनना मुमकिन ही नहीं है। फोर्डो ईरान के कोम प्रोविंस का एक शहर है और यहीं पर न्यूक्लियर प्लांट बनाया गया है। यह इलाका पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। न्यूक्लियर प्लांट को सुरक्षा कारणों से जमीन के करीब 300 फीट नीचे बनाया गया है, और चूंकि वो छुपा कर भी बनाता है, इसलिए वो जमीन के नीचे बनाता है। सुरक्षा कारण है, अगर कभी इजराइल की तरफ से बॉम्बिंग हो जाए, अमेरिका की तरफ से हो जाए, तो फिर इसीलिए वो जमीन के नीचे से बना रहा है। तमाम जगहों पर बंकर्स में वो अपने ये न्यूक्लियर प्लांट्स चलाता है। फिलहाल इजराइल के पास ऐसा कोई बॉम्ब नहीं है जो इस न्यूक्लियर बेस को तबाह करे। भौगोलिक स्थिति की वजह से यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में हाईटेक सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं, जिनकी मदद से परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को 60% तक शुद्ध किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को कितना 90% तक शुद्ध बनाना पड़ता है। ऐसा माना जा रहा है कि फोर्डो में ऐसी तकनीक पहुंच चुकी है जिससे यूरेनियम को परमाणु बम बनाने जितना शुद्ध किया जाने लगा है। यानी ईरान बहुत करीब है न्यूक्लियर हथियार बनाने के। इजराइल के पास इस न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े जो जानकारियां हैं वो कई वर्ष पुरानी है। इसीलिए अब इजराइल और अमेरिका ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने जितना शुद्ध यूरेनियम मौजूद है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना अकेले इजराइल के बस की बात नहीं है। अगर उसे फाइटर जेट वहां तक पहुंच गए तो भी उनके पास ऐसा कोई बॉम्ब नहीं है जो 300 फीट नीचे जमीन पर पहुंच जाए। इसीलिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका युद्ध में उतरने से, लेकिन जो अन्य देश हैं वो रोक रहे हैं इस वक्त। देखिए कौन कौन सी बातें सबसे बड़ी हैं। पहली है कि इजराइल अपने हमले से फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट कर दे। दूसरी, दो वजहों से रुक सकता है अमेरिका। या तो ईरान खुद ही फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट कर दे, कमिटमेंट कर दे। दूसरी, ईरान खुद ही परमाणु बम बनाने से इनकार करते हुए न्यूक्लियर प्लांट बंद करके अमेरिका की बात मान ले। आपको इसकी संभावना दिख रही है? नहीं के बराबर। दोनों ही स्थितियों में फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को बंद ही करना पड़ेगा। तो अगर इजराइल कामयाब नहीं होता, ईरान नहीं मानता, अमेरिका के बाद ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने के अलावा कोई रास्ता अमेरिका के पास नहीं बचेगा। अमेरिका फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने में सक्षम है। अमेरिका के पास फोर्डो तक पहुंचने के लिए स्टेल्थ फाइटर जेट और 300 फीट नीचे मौजूद जो पूरी फैसिलिटी है
उसको खत्म करने वाले बॉन्कर बॉम्ब्स मौजूद हैं, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका के पास B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जेट है जो उसने किसी अन्य देश को नहीं दिया है। इसकी खासियत यह है, देखिए, ये अमेरिका ने अपने पास रखा है। यही इसीलिए कहते हैं कि अमेरिका अपनी सुपर स्ट्रेंथ, अपने सुपर पावर की खासियत बना के कुछ ऐसी चीजें रखता है जो वो चाहे कितना भी उसका करीबी हो, चाहे जितने भी पैसे की जरूरत है, वो नहीं बेचता है। अब इस स्टेल्थ जो बंकर बॉम्बर्स है, ये उसने अपने पास रखे हैं। इसकी खासियत यह है कि 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, किसी रडार में ये डिटेक्ट नहीं होता, कोई रडार नहीं पकड़ सकता, सटीक निशाना लगाकर हमला कर सकता है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जेट की खासियत यह है कि इसकी मदद से 13,600 किलोग्राम का बंकर बस्टर बॉम्ब ये गिरा सकता है। इस बंकर बस्टर बॉम्ब में बहुत दम है। ये फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को जमीन के 300 फीट नीचे तक तबाह कर सकता है। अमेरिका ने इजराइल को भी ना तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर प्लेन दिया और ना ही अपना सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब दिया है। इसीलिए इजराइल के लिए फोर्डो को तबाह करना एक बड़ी चुनौती है। इसे नष्ट करने के लिए अमेरिका को ही युद्ध के मैदान में सीधा उतरना पड़ेगा। फिलहाल अमेरिका युद्ध में अपनी भूमिका को लेकर केवल धमकियां दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार खामेनेई को पीछे हटने, परमाणु बम ना बनाना, सरेंडर करो, पूरी तरह से खत्म करो, ये सब चेतावनियां दे रहे हैं। और ये भी कहने से पीछे नहीं हटे हैं कि अगले हफ्ते ईरान में कुछ बड़ा होगा। अमेरिका की धमकियों से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को कोई खास फर्क अभी तक तो पड़ा नहीं है। खामेनेई ने कल टीवी पर लाइव प्रसारण के जरिए अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर वो हमला करेगा तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका की धमकियों से ईरान झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और इजराइल की बात समझ में आ गई कि ईरान को अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है तो इसके लिए खामेनेई का तख्ता पलट करना जरूरी है। इजराइल ने तो यहां तक कह दिया है कि ये युद्ध खामेनेई के खात्मे के साथ ही खत्म होगा। खामेनेई का खात्मा या तख्ता पलट दो ही स्थितियों में हो सकता है। वो है जनता का विद्रोह। अभी तक ईरान से जो तस्वीरें आई हैं उसमें विद्रोह जैसी झलक कोई दिख नहीं रही है, लेकिन इजराइल ने ईरान की जनता को खामेनेई के खिलाफ भड़काना जरूर शुरू कर दिया है। यह खबर बहुत दिलचस्प है और ये इजराइल ही कर सकता है। इजराइल के हैकर्स ने ईरान के टीवी चैनल्स को ही हैक कर लिया है। उस पर महिलाओं के हिजाब, आपको याद होगा बीते दिन हमने आपको खबर दिखाई थी कि इसी ईरान में जहां पर कट्टरपंथी ताकतों ने महिलाओं को अगर वो हिजाब हटाती हैं तो उनकी हत्या तक कर देते हैं, एक पूरा आंदोलन वहां पर चला था इसके खिलाफ। अब इजराइल क्या कर रहा है, वहां के नेशनल टीवी को हैक कर लिया है और वहां पर बार बार आंदोलन के ही वीडियोज चला रहा है। यह आंदोलन 13 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था। ईरान में महिलाओं के खिलाफ कट्टर इस्लामिक मॉरल पुलिसिंग होती है। महिलाओं को जबरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है। मॉरल पुलिसिंग करने वाली टीम ने इसी कारण से महसा अमीनी नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। इसी के विरोध में अली खamenei के विरोध में विमेन लाइफ फ्रीडम नाम से एक बड़ा आंदोलन हुआ। महिलाएं सड़कों पर निकली, हिजाब हटाया, बाल काटने शुरू। और ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा, पूरे विश्व में महिलाओं ने अली अमीनी का साथ दिया और उन्होंने अपने अपने बाल कटवाए। यही सब कुछ वहां पर इस वक्त टीवी पर चल रहा है। इजराइल ने उनका नेशनल टीवी ही हैक कर लिया है। खamenei के कट्टर इस्लामी शासन के विरोध में अपने बोल काट दिए हैं। बाल काटने की जो तस्वीरें हैं वो चल रही हैं। आंदोलन के खत्म करने के लिए अली खamenei के इशारे पर उस समय में जो 550 से ज़्यादा महिलाओं को, देखिए ये वाली स्थिति, जब महिलाओं को भगाया जा रहा था तब वो सारी तस्वीरें डाली जा रही हैं जो महिलाओं 550 औरतों को मारने का आरोप है। इसी के साथ जब उनका नेशनल जो टीवी चैनल है वो पीछे चल रहा है, उसकी चीज़ें, तो इजराइल जो चाह रहा है कि ईरान की जनता देखे ताकि वो खamenei के खिलाफ विद्रोह छेड़ दे। ऐसी चीजें हैक करके वहां के राष्ट्रीय टीवी पर दिखाई जा रही हैं। इजराइल इसी हिजाब विरोधी आंदोलन की वीडियो चलाकर ईरान की जनता को खamenei के खिलाफ भड़का रहा है। कट्टर इस्लामिक शासन खत्म करने का एजेंडा लेकर नेतन्याहू चल रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर जो हमले किए उससे इजराइल के लोगों को डरा दिया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल के लोग पूरी रात बंकर्स में छिपे रहते हैं। बंकरों में किस तरह से लोग अपनी जान बचा रहे हैं, इस पर आपको अपनी एक रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। देखिए, इस बात के पक्के संकेत मिल गए हैं कि अमेरिका इस युद्ध में उतरने वाला है
और ये सबूत एक ऐसे विमान से मिला है जिसे कहते हैं डूम्सडे प्लेन। डूम्सडे यानी कयामत का दिन, जिस दिन दुनिया का अंत हो जाए, कयामत का दिन। अमेरिका इस सबसे खास विमान को तभी सबके सामने लाता है जब कयामत जैसी मुसीबत अमेरिका पर मंडराने की आशंका हो। यह विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए खास तौर से बनाया गया है। इसे E-4B नाइट वॉच या डूम्सडे प्लेन कहते हैं। पिछली बार यह विमान 11 सितंबर 2011 को ट्विन टावर्स पर हमले के बाद दिखाई दिया था। उस दिन हमला इतना बड़ा था कि सुरक्षा एजेंसियां अमेरिकी राष्ट्रपति को आसमान में ले जाना चाहती थी ताकि वो बचे रहें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ये विमान वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रूज पर मौजूद है और इस विमान का दिखाई देना एक बड़े खतरे के आने और युद्ध में अमेरिका के उतरने का संकेत माना जा रहा है। डूम्सडे विमान को अमेरिकी राष्ट्रपति उड़ता किला कहा जा सकता है, मतलब उनके लिए एक फ्लाइंग फोर्ट है, उड़ता हुआ किला है। डूम्सडे प्लेन न्यूक्लियर हमले के असर को झेल सकता है, यानी न्यूक्लियर हमला भी इस प्लेन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस विमान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस हमले का भी असर नहीं होता। ईएमपी हमलों में विमान के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं, लेकिन इसका नहीं। परमाणु युद्ध की स्थिति में यह विमान कई दिनों तक हवा में उड़ सकता है। यह विमान साइबर अटैक झेल सकता है, हमला होने की स्थिति में पलटवार करने को सक्षम है। इसमें ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं जिसमें परमाणु हमले के बाद भी यह विमान पूरी दुनिया में किसी से भी संपर्क कर सकता है। विमान एक बार में 112 लोग बिठा सकता है। एक बार में यह विमान 11,265 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इस विमान में हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है, यानी जमीन पर आकर फ्यूल भरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के पास 4 ऐसे डूम्सडे विमान हैं, जिनमें से एक वॉशिंगटन डीसी यानी डोनाल्ड ट्रंप के शहर में उतर चुका है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने वाला है? क्या वो ईरान पर हमले के बाद की तैयारी अभी से ही कर रहा है? ट्रंप से ही जुड़ी खबर, लेकिन होगी अब पाकिस्तान की एंट्री, क्योंकि पाकिस्तान का तथाकथित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में बैठकर अपने मुस्लिम बिरादर मुल्क ईरान का सौदा करके आ गया है। आसिम मुनीर ने ईरान को अमेरिका के हाथों बेच दिया। पाकिस्तान में इसे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि अमेरिका पर भरोसा करना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। ये कैसे होगा, यही आज हम आपको बताएंगे। असल में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से फंस गया है। देखिए, पाकिस्तान ने कैसे अपने दोस्तों को धोखा दिया है। पाकिस्तान को अभी तक चीन के कैंप में माना जाता था। वैसे तो दुनिया कई खेमों में बटी हुई है, लेकिन 2 खेमे प्रमुख हैं। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, रूस और ईरान का। चीन और रूस के खेमे का पाकिस्तान के एक अहम किरदार था। अमेरिका के खेमे में इजराइल तो है ही, और इजराइल को पाकिस्तान को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है। लेकिन चंद डॉलर्स के लिए पाकिस्तान ने चीन को धोखा दे दिया, अपने मुस्लिम बरादर को धोखा दे दिया। उस चीन को धोखा दिया जिसका पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश है, जो पाकिस्तान में CPEC बना रहा है। पाकिस्तान ने उस ईरान को भी धोखा दिया है जो उसका मुस्लिम बिरादर है, जिसके लिए उसके रक्षा मंत्री कुछ दिनों पहले तक परमाणु हथियार तक की धमकी इजराइल को दे रहे थे। लेकिन यही पाकिस्तान का चरित्र है। थोड़े से डॉलर फेंको और पाकिस्तान तुरंत अमेरिका के पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच करके सिर्फ अपने कूटनीतिक दोस्तों को ही धोखा नहीं दिया है, बल्कि उसने पाकिस्तान की जनता की पीठ पर एक बहुत बड़ा खंजर घोंप दिया है। क्योंकि पाकिस्तान में ईरान पर इजराइल के हमले के खिलाफ ऐसी रैलियां निकल रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो 2 दिन पहले की तस्वीर है जब पूरे पाकिस्तान में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ऐसी रैलियां निकली थी, खूब नारेबाजी हुई थी, इजराइल के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी, यहूदियों के खिलाफ जेनोसाइड की बात हो रही थी। अब अगर इन पाकिस्तानियों को ये पता चला, उनको देखा ही होगा, जनरल तो ईरान का सौदा ही कराया है, अब ये लोग कितना भड़केंगे आसिम मुनीर पर। वैसे भी आसिम मुनीर जब अमेरिका पहुंचा, वहां पर शेम करके उसको पाकिस्तानी खदेड़ रहे थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर से पाकिस्तान के बेस मांगे। सूत्र बता रहे हैं कि ट्रंप ने मुनीर से 2 बेस मांगे, समुंगली और पसनी, ताकि अगर कल को ईरान पर अमेरिका के हमले की नौबत आए तो वो पाकिस्तान के इन मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल अपनी लॉजिस्टिक जरूरतों के लिए कर सके। इन दोनों बेसिस को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये ईरान बॉर्डर के बिल्कुल पास है। देखिए,
दोनों ही इतने पास हैं। दूरी एक की 650 किलोमीटर है। जो समुंगली की ईरान बॉर्डर है वहां से दूरी है करीब 650 किलोमीटर, और पसनी का जो एयरबेस है वो 309 किलोमीटर दूर। अमेरिका ने पाकिस्तान के ये बेसेस इसलिए मांगे हैं ताकि अगर कल को ईरान पर जमीनी हमले की नौबत आए तो अमेरिका अपने सैनिकों और हथियारों को यहां से मूव करा सके। इसीलिए तो इस मुलाकात के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से रिपोर्टर्स ने सवाल पूछे तो ट्रंप ने कह दिया कि पाकिस्तान ईरान को भी अच्छे से जानता है और इजराइल के साथ भी वो खराब नहीं है। हालांकि ये पूरी तरह से गलत है। इजराइल को तो पाकिस्तान दुश्मन कहता है, और अगर धर्म के आधार पर भी आप देखिए मुस्लिम बिरादरी के देशों की बात, तो वो तो यहूदियों से नफरत करते हैं। पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट पर लिखा है कि इजराइल को छोड़कर पूरी दुनिया में वैलिड है, लेकिन ये ट्रंप है, कुछ भी कह देते हैं। तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाज तो खैर जाना जाता है। पाकिस्तान की पोल खोल दी, खास तौर पर मुनीर की, कह रहे हैं कि वो जानते हैं ईरान की कैसा है ईरान। अब ऐसे में समझ लीजिए कि देश वापस लौटने पर क्या हालत होगी। यानी मुनीर और ट्रंप का ये कोई फ्री लंच नहीं था। वैसे भी कहा जाता है देयर आर नो फ्री लंचेस। मुनीर को अमेरिका ने भंजा लिया, भोजन का भंजा लिया। ट्रंप ने अगर मुनीर को खाना खिलाया तो ट्रंप बदले में मुनीर से बहुत कुछ चाह रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं पाकिस्तान युद्ध के समय खुलकर अमेरिका और इजराइल का साथ दे। इसका मतलब समझते हैं आप? ट्रंप पूरी तरह से पाकिस्तान को अपने कैंप में करना चाहते हैं। हर बार पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा ही दिया है, और वैसे भी अमेरिका अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है। ये इतिहास में चौथा मौका होगा जब पाकिस्तानी सेना का चीफ अमेरिका के कैंप में जाकर शामिल होगा। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान के दौर में सबसे पहले पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका की गोद में था, पक्ष में था। बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब पैसा भी दिया, हथियार भी दिया। फिर जियाउल हक के जमाने में पाकिस्तान ने खुलकर अफगानिस्तान में मुजाहिदीन तैयार करवाए, तालिबान बनाया ताकि वो सोवियत सेनाओं का मुकाबला कर सके। बदले में पाकिस्तानी जनरलों ने अमेरिका से खूब डॉलर कमाए। इसके बाद 9/11 के बाद पाकिस्तान के सामने तीसरी बार मौका आया कि वो अमेरिका का साथ दे। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के नाम पर पाकिस्तान को फिर हथियार दिए, पैसे दिए। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर बम बरसाए। अब चौथी बार पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका के लिए अपने लोगों को धोखा देने जा रही है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुनीर ने अमेरिका के कैंप में जाकर पाकिस्तान को फंसा दिया है, ये समझ लीजिए। देखिए, असल में जब भी पाकिस्तान की फौज ने ऐसा कुछ भी किया है, इसके बाद से इस पूरे इलाके में डिस्टेबलाइजेशन, अस्थिरता बढ़ी है। कैसे? देखिए, जब पाकिस्तान की फौज ने तालिबान बनाया, कहते हैं ना आज पाकिस्तानी नेता कि हमें इस्तेमाल किया आतंकी बनाने के लिए। तालिबान बनाया पाकिस्तान ने, अमेरिका के पैसों से वहां मुजाहिदीन तैयार किए। उन मुजाहिदीनों ने सोवियत सेनाओं से प्रॉक्सी वॉर की, और जब सोवियत अफगानिस्तान से गए तो फिर वही मुजाहिदीन आतंकवाद फैलाने के लिए कश्मीर में भी आ गए। इन्हीं मुजाहिदीनों ने से बहुत से आतंकी संगठन बने, यहीं से उसामा बिन लादेन भी निकला है। इसी तरह से अमेरिका के कहने पर मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर किया था, और अपने ही अफगानिस्तान बॉर्डर पर अपने ही लोगों पर बम बरसाए। अमेरिका ने बिन लादेन को खोजने के लिए सबको आतंकी घोषित कर दिया था। पाकिस्तान को पैसे और हथियार चाहिए थे, अमेरिका ने दिए। अब यही संगठन पाकिस्तान की सेनाओं पर नॉर्थ वजीरिस्तान के जो इलाके हैं वहां पर हमले कर रहे हैं। अब ये पूरी स्ट्रैटेजी समझिए। ये जितने जनरल हैं, ये जो वर्दी है, ये जो नोट, जो रुपया, जो हथियार है, ये सब अमेरिका का है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त फंस गया है, क्योंकि जंग इधर हो रही है। पाकिस्तान पूरी तरह से जिहादी मानसिकता वाला मुल्क है। वहां नेता से लेकर अभिनेता तक, आम आदमी से लेकर फौज, आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा मानते हैं कि अगर जिहाद हो रहा है तो उसके लिए एक जायज वजह है। पाकिस्तान लगातार इजराइल के हमलों का विरोध करता रहा है। वो हमास के समर्थक है, वो आतंकवाद के समर्थक है, वो ईरान के समर्थक है। ऐसे में जब अमेरिका उनसे ये डिमांड कर रहा है, मतलब ईरान खामेनेई को मारने की बात इजराइल अमेरिका की तरफ से आ रही है, और ऐसे वक्त पर अपने मुस्लिम बिरादर को छोड़कर अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाकर आसिम मुनीर बैठ रहा है। ईरान के बजाय इजराइल का साथ दें और पाकिस्तानी तैयार इसके लिए हो जाएं, तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स तो होंगे मुनीर पर।
वैसे आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात से एक बात और साफ हो गई कि पाकिस्तान में असली सत्ता मुनीर के ही हाथ में है। इसीलिए तो ट्रंप से मिलने के लिए मुनीर को बुलाया। शाहबाज शरीफ वहां झुंझुना लेकर बैठे रहे। उन्हें बूट पॉलिश पीएम कह दीजिए तो बहुत ही नाराज हो जाते हैं, लेकिन यही उनकी हकीकत है क्योंकि वो आसिम मुनीर के जूतों पर बूट पॉलिश लगाते हैं। इससे भी हैरानी नहीं होती कि इस मुलाकात में क्या होने जा रहा है, मुनीर क्या बात करेंगे, इसकी जानकारी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ, आपने सुना होगा हाल के दिनों में इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की खूब कराई है। अब ये ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी धमकी देते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि अमेरिका में जाकर मुनीर क्या बात कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार, रक्षा मंत्री, इन लोगों को कुछ पता नहीं। यही ख्वाजा आसिफ 4 दिन पहले पाकिस्तान की संसद में ईरान से बड़े बड़े वादे कर रहे थे, कह रहे थे कि इजराइल ईरान के खिलाफ बहुत बुरा कर रहा है। अब देखिए कैसे पाकिस्तान का सुर बदला है। सुनिए ख्वाजा आसिफ ने 4 दिन पहले क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात की अब तक कोई तस्वीर जारी नहीं की गई है, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर खूब मीम्स बन रहे हैं। इस मुलाकात का मजाक उड़ रहा है। ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर को वो मिला जिसका वो हकदार नहीं था। मुनीर की इस मुलाकात का पूरा सच भी अब सामने आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के इरादे भी जाहिर हो रहे हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप को अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाना है और वो चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले। अभी तक अमेरिका के सिर्फ 4 राष्ट्रपतियों को नोबेल पीस प्राइज मिला है। पहले हैं थियोडोर रूजवेल्ट, जिन्हें 1906 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। दूसरे हैं वुड्रो विल्सन, जिन्हें 1920 में ये पुरस्कार मिला था। तीसरे हैं जिमी कार्टर, जिन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। और चौथे हैं बराक ओबामा, जिन्हें 2009 में ये पुरस्कार मिला। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी अपना नाम इस लिस्ट में हर हाल में शामिल करना है। डोनाल्ड ट्रंप की ये भी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि उन्हें भी ये पुरस्कार मिल जाए। वो अपने पहले कार्यकाल में भी ये कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार ऐसा है कि चाहने वाले सिर्फ चाह लें तो नहीं मिलता है। इससे पहले भी साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। दरअसल उस दौरान नॉर्वे के एक सांसद ने इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते में अहम भूमिका निभाने के लिए इन्हें नॉमिनेट किया था, लेकिन तब ट्रंप को नोबेल नहीं मिल सका था। अब जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, उन्होंने 2 देशों को और वो भी न्यूक्लियर देशों में युद्ध रोका। भारत तो इसे पूरी तरह से नकार चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से फोन पर हुई बात में भी ये बात साफ कर दी गई कि युद्ध रोकने की डिमांड पाकिस्तान की थी, आपसे जुड़ा नहीं है। लेकिन ट्रंप अभी भी अड़े हैं। असल में वो अपने लिए नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं। और अब खबर मिल रही है कि ट्रंप मुनीर से इसलिए मिले क्योंकि ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प खबर है, क्योंकि मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग कर दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने कहा है कि ट्रंप ने मुनीर को इसलिए होस्ट किया क्योंकि उन्होंने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने की मांग की, क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रुकवाया है। ट्रंप को यही चाहिए। उन्हें ऐसे लोग ज्यादा पसंद हैं जो उनकी बस तारीफ करते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। हालांकि यहाँ तो गिफ्ट देना क्या है, अपने बेस के इस्तेमाल की शायद बात चलेगी। उन्हें अच्छा अच्छा कहते रहिए और ट्रंप खुश रहते हैं। और पाकिस्तानी तो इसमें बहुत माहिर हैं। उन्हें पता है कि ट्रंप की तारीफ करके कैसे डॉलर भी हासिल करने हैं और एजेंडा भी सेट करना है, यानी कुछ भी फ्री नहीं। इजराइल ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाल बिछाते जरूर दिख रहे हैं, लेकिन आज रूस और चीन ने खुलकर ईरान को अपना समर्थन दे दिया है। यह बात बहुत बड़ी है क्योंकि अब खुलकर विश्व में खेमेबाजी हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज फोन पर बात हुई। बातचीत के बाद रूस और चीन दोनों के बयानों में साफ तौर पर इजराइल से युद्ध रोकने को कहा गया है। दोनों इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। वो ईरान के पक्ष में है। पुतिन के साथ बातचीत में शी जिनपिंग ने कहा कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष को रोकने के लिए फौरन सीज फायर जरूरी है। ताकत का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने का सही तरीका नहीं है। पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ने ईरान पर इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में ऐसा स्टैंड तब लिया जब राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन को इस युद्ध से दूर रहने की नसीहत दे चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अल खमैनी को खत्म करने के इजरायली इरादे पर पूछे गए सवाल पर जवाब देने से इनकार किया। This is another one, Russia, Ukraine is so stupid. Would have never happened if I was president.
You guys agree with that, right? Would have never happened if I was president. Putin would have never done it. And I spoke to him yesterday, and I said, he actually offered to help mediate. I said, do me a favor. Mediate your own. Let's mediate Russia first, okay? I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. But I think that's going to work out too. But it's so many people have been killed. The big thing with that one is far more people are dead than have been reported in the Ukraine, Russia. Many, many more people. A building falls down, they say nobody was hurt. रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का बयान सीधे सीधे अमेरिका को ललकारता हुआ दिखाई दिया। मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि हम वॉशिंगटन को खास तौर पर सैन्य दखल पर आगाह करते हैं कि यह बेहद खतरनाक कदम होगा जिसके अप्रत्याशित नकारात्मक असर होंगे। रूस और चीन के आज के स्टैंड से साफ हो गया है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई को लेकर अकेले अमेरिका की ही नहीं चलेगी। इस युद्ध में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन जैसे नेता भी इजराइल को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप की मदद की आस लगाकर बैठे हैं। अगली खबर का रुख करें। अब हम कनाडा की उस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे जो कहती है देर आए लेकिन दुरुस्त आए। भारत बार बार जिस बात को कहता आ रहा है, जो पूरी दुनिया को खुली आंखों से नजर आ रही है, अब वो कनाडा ने भी स्वीकार कर लिया कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ खालिस्तानी गतिविधियों के लिए हो रहा है। ये बात कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी CSIS की रिपोर्ट में बताई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में खालिस्तानी कट्टरपंथी संगठन पल रहे हैं। भारत में हिंसा भड़काने, पैसा इकट्ठा करने, षड्यंत्र रचने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा भारत विरोधियों का गढ़ बन गया है और कहा गया है कि खालिस्तान समर्थित कट्टरपंथी कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और कनाडा के हितों के लिए बड़ा चैलेंज, बड़ा खतरा है। ये खालिस्तानी संगठन कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। इस रिपोर्ट में उन सभी बातों को उजागर किया गया है जिनका जिक्र भारत सालों से करता आ रहा है। कहा गया है कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के लिए एक सुरक्षित शरणास्थली बन गया है। बड़ी बात यह है कि इस कनाडा ने पहली बार खालिस्तानी गुटों के लिए एक्सट्रीमिज्म यानी उग्रवादी कट्टरपंथी शब्द का आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया है। ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़े बदलाव का बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि देखिए इससे पहले कनाडा की सरकार, वहां की एजेंसियां खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत की चिंताओं को बहुत हल्के में लेती थी, बल्कि खालिस्तानियों का बचाव करने के लिए कवच बनकर उतरते थे ये साहब जिनको आप देख रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो। लेकिन अब कनाडा और वहां की एजेंसियां इन कट्टरपंथी संगठनों को भारत के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी खतरा मान रही है। इसे प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई मुलाकात का असर माना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा दौरे के बाद दोनों देशों के संबंधों में जमी बर्फ उसमें लगभग पिघली है और जो भारत की चिंताएं उस पर ध्यान देते हुए अब कनाडा नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट दोनों देशों के बीच संबंध बहाल करने पर बनी सहमति के एक दिन बाद आई है और इस दौरे में ही दोनों देशों की राजधानियों में हाई कमिश्नर बहाल करने पर भी अब सहमति बन गई है, जो उस वक्त खत्म हुआ था। इसके बाद इस रिपोर्ट का आना काफी कुछ इशारा कर रहा है। सोचिए, इससे पहले कनाडा और वहां की ट्रूडो वाली सरकार पिछले 2 साल तक किस तरह खालिस्तानियों का खुलकर सपोर्ट कर रही थी, उल्टा भारत की सरकार पर आरोप लगाती थी, भारत के विरोध को नजरअंदाज कर रही थी। यहां तक कि ट्रूडो ने भारत के घोषित खालिस्तानी आतंकी के लिए भारत का सीधा विरोध किया। साल 2023 में कनाडा के तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि उनकी सरकार के पास खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के सबूत हैं। एक टेररिस्ट के लिए खुलकर सामने आना सिर्फ वोट के लिए। भारत ने इन आरोपों को गलत बताया, कनाडा पर भारत विरोधी तत्वों को शरण देने का आरोप लगाया और अब कनाडा की एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की। अभी भी कनाडा में खालिस्तानी संगठन सक्रिय हैं जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने जब पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया तो इस बात का कनाडा में कुछ तत्वों ने विरोध भी किया था, लेकिन मार्क कार्नी अपने फैसले पर अड़े रहे।